है। 2021 का पेपर है, इस साल का पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स and sulfur minus atom moving in magnetic field B. Mass of sulfate minus is 32 Me and charge is -1 E. Find the RS upon alpha. इसमें भी मेंशन है कि दोनों ही पार्टिकल को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस में एसिलेट कराया गया, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हम इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन है पेपर 1 का, पेपर 1 इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस रेडियस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस पूछा गया है सर्कुलर मोशन का, दैट इज आर बराबर एम वी अपॉन क्यू वी। और एम वी किसके बराबर होता है, तो √2m_k अपॉन क्यू वी होता है। और इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस में उसका मोशन कराया गया है, तो k कैटेगरी जो गेन करेगा दैट इज q इंटू वी, तो बनेगा √2m q इंटू वी डिवाइड बाई क्यू वी। इससे रेडियस ऑफ सर्कल becomes equal to √2m v एंड v √q बनेगा। अब अल्फा पार्टिकल के लिए लिखते हैं। अल्फा पार्टिकल के लिए मास क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ 4m होगा, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस में तो v रहने दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड वही है, एंड अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है दैट इज 2e के बराबर चार्ज होता है, तो 2e रहने दीजिए। और सल्फेट का जो है दिस वन इज √2m, और सल्फेट का मास उन्होंने दे रखा है, देखिए दिस इज द 32 mu, तो 32 mu यहाँ पे प्लेस करिए, तो ये 2m की जगह पे 32 mu, v इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है एंड डिवाइड बाई b मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, अंडर रूट ऑफ चार्ज 1e के बराबर है। अब आर एस अपन आर अल्फा की वैल्यू उन्होंने पूछ रखी है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए तो डिवाइड करिए इसको इससे, तो बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 32 भी, और b का टर्म ऐसे ही रहने दीजिए, √e का टर्म भी ऐसे ही रहने दीजिए, और इसके इस टर्म को नीचे लेकर आइए, तो 2:4 b √2e बनेगा। अब देखिए यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 8 चौक को 32 4 रूट के अंदर आएगा, ये b से b कटेगा, e से p कटेगा, ठीक है। और द वैल्यू इज 4 और आंसर बिकम्स ओके। तो ये 4 है, ये 2 का टर्म बचा हुआ अभी, और ये √2 का टर्म, तो 4 से 2 बाहर, 2 से 2 बाहर, आंसर इज 4, दैट्स आंसर इज 4। ओके, तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन का आंसर बताया। पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड में रेशियो ऑफ द रेडियस कितना होगा। ओके, द सेम वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी मेरे पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है। इसमें देखिए कह रहा है कि एक वॉल है, इसी स्ट्रिंग लगा हुआ है, एक रॉड है, बीम है जिसका वेट W के बराबर है, और इस एंड पे एक मास हैंग कर रहा है जिसका वेट अल्फा W के बराबर है। कह रहा है कि द T मैक्स इज 2√W, इसमें मैक्सिमम टेंशन है 2√W के बराबर। ये पार्ट कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन एट O, पॉइंट O पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, हाउ NX and Y एट O डिपेंड्स। MCQ में अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन एट O इज 0, how nx and y at O depends, value of nx for alpha is इतना, value of nx for alpha max for the string not break। ठीक है, क्वेश्चन तक क्लियर नहीं है, बट मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए फिर व्हाइट बोर्ड पे चलता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वॉल है, इस तरीके से एक रॉड है, इसका वेट W यहाँ पे काम करेगा, इसका वेट W अल्फा W है, पार्टिकल का यहाँ काम करेगा। आप देख सकते हैं इससे W सेंटर पे काम करेगा, अल्फा W यहाँ पे, टेंशन T इधर है, एंड टेंशन T इज दिस वन, ये पॉइंट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप NX ऐसे दिखा दीजिए, NY आप ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिस एंगल इज थीटा। अब क्वेश्चन में उन्होंने थीटा दे रखी है, 1 सेकेंड, आई डोंट नो थीटा, तो ये थीटा में पता होना चाहिए। ओके ओके, इसमें जो एंगल है
इस एंगल में इंफॉर्मेशन था कि ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में उन्होंने ये लेंथ एल दिया था, ये भी लेंथ एल दिया था, तो दिस एंगल बिकम्स 45 डिग्री। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ऑल एंगल बिकम्स 45 डिग्री, दिस थीटा अगेन बिकम्स 45 डिग्री। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, वाई में फोर्स बैलेंस करते हैं, तो टी कॉस 45 डिग्री, टी कॉस 45 डिग्री, एन वाई ऊपर की ओर दिखेगा, एंड दिस इज बैलेंस बाई अल्फा प्लस अल्फा डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस अल्फा डब्ल्यू, क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, एक्स में फोर्स बैलेंस कर लेंगे, तो एन एक्स ये वाला फोर्स इधर है, और टी का ये वाला कंपोनेंट टी साइन 45 इधर है, तो बैलेंस हो जाएगा, तो टी साइन 45 बैलेंस हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। और इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लें, तो एन एक्स एन वाई का टॉर्क जीरो आएगा, डब्ल्यू का टॉर्क उल्टे सेंस में आएगा, दिस इज डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, अल्फा डब्ल्यू का टॉर्क भी उल्टे सेंस में आएगा इंटू एल, और टी साइन 45 ऊपर को बनेगा और ऐसे घुमाएगा, तो दिस इज टी साइन 45, और घुमाएगा उल्टा, तो एल लिख दिया। अब यहाँ से आप देखो टी के वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दिस इज एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू को कॉमन निकाल लो तो बनेगा 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा प्लस टी बाई रूट टू, जिससे आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज √2 डब्ल्यू 1/2 प्लस अल्फा, ठीक है। अब टी की वैल्यू उठा के आप यहाँ प्लेस कर दें, एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, जितना दिया गया करना तो यही था, नॉर्मल रिएक्शन एट ओ ए 0, बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि जब टी की वैल्यू आ चुकी है, इसको उठा के यहाँ रखा हो तो एन एक्स आ ही जाएगा, तो एन एक्स आ गया, तो ऐसी एक वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे जीरो तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है इसका, देखिए, हाउ एन एक्स एन वाई एट ओ डिपेंड ऑन अल्फा, एन एक्स एन वाई डिपेंड ऑन अल्फा। तो देखो अल्फा पे टी अगर डिपेंड कर रहा है तो उठा के आप प्लेस कर दो, तो एन एक्स अल्फा पे डिपेंडेंट मिल जाएगा, टी को उठा के आप कहाँ प्लेस कर दो, यहाँ प्लेस कर दो, और एन वाई की जो वैल्यू आई थी ना, तो फिर एन वाई यहाँ से आ जाएगा, अल्फा पे डिपेंडेंसी आ जाएगी, ठीक है। अगला पार्ट इसका कह रहा है, देखिए, अल्फा मैक्स फॉर स्ट्रिंग नॉट ब्रेक, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ताकि स्ट्रिंग ना ब्रेक करे, जबकि टी का जो दिया गया है क्या, मैक्सिमम टेंशन जो विथस्टैंड कर सकता है, दिस इज T√2, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज द T√2, तो आप T√2 उठा के आप प्लेस कर दीजिए, मैक्सिमम T√2, तो आपको अल्फा की मैक्सिमम मिल जाएगी, दिस इज T√2, सॉरी वैल्यू था 2√2 ना, 2√2W, 2√2W है, तो यहाँ पे 2√2W, दिस इज √2W 1/2 अल्फा, तो √2 से √2 कटेगा, यहाँ से बनेगा W से W कटेगा, बचेगा 2 1/2 अल्फा, देन व्हाट इज अल्फा, अल्फा में वैल्यू आएगी 2 दूनी 4 3/2 इज मैक्सिमम अल्फा, ठीक है, ठीक है। और बाकी आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं इसमें, क्योंकि ऑप्शन इतना मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा, बट ओके। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए MCQ क्वेश्चन है, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट हैज डायमेंशन सेम एज, इसमें से किस डायमेंशन से ये इक्वेट होगा, ठीक है। तो E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट, पता है E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट किसका डायमेंशन होता है, ये एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन है, ये आप ऐसे समझ सकते हो, देखो एनर्जी डेंसिटी नहीं, एनर्जी पर यूनिट एरिया, सॉरी इंटेंसिटी का डायमेंशन है, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट, ये इंटेंसिटी के डायमेंशन होता है, बेसिकली एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 EV अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कैसे, देखो एनर्जी डेंसिटी प्रेशर पर यूनिट एरिया, प्रेशर, देखिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी क्या बनेगी 1/2 B² अपॉन म्यू नॉट होता है एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी अप्रोक्सीमेट एवरेज एनर्जी, इसको लिख सकते हो I/C से इक्वेट कर सकते हो, I/C से, ये इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी है, एवरेज का टर्म यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली ये वैल्यू अगेन इक्वल होती है, दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² बराबर होती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो I² अपॉन C² की वैल्यू हो जाएगी, ये 1/4 का टर्म जाने दो यहाँ पे, ये B² इंटू E²
एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट का टर्म बनेगा ना। और सी स्क्वायर कुछ और नहीं होता है, इट इज म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं ऐसे आई स्क्वायर का एवरेज की जो वैल्यू आएगी दिस इज बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपान 4 म्यू नॉट का स्क्वायर बनता है ना। तो आई का एवरेज कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू बी ई अपान 2 म्यू नॉट। तो उन्होंने बी ई अपान 2 म्यू नॉट की वैल्यू पूछी है, मतलब उन्होंने इंटेंसिटी एवरेज इंटेंसिटी का डायमेंशन पूछा है। इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। देखो उसमें एक ऑप्शन पड़ा हुआ है फोर्स पावर पर यूनिट एरिया, तो ये पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्स अपॉन एल इंटू टी, फोर्स अपॉन एल इंटू टी, तो चेक कर लो इसको भी। तो फोर्स अपॉन एल इंटू टी ये क्या बनेगा, इसको आप ना एल से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी एल से मल्टीप्लाई कर दो, एल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा दिस इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, द पावर पावर अपॉन एल स्क्वायर अगेन ये, इसका मतलब इसका बी पार्ट भी सही जा रहा है, पावर पर पावर फोर्स अपॉन एल टी। और इसका एक और वैल्यू है दिस वन इज, देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, इसका डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना बेसिकली आई अपान सी के बराबर होता है, तो ये गलत है। वन मोर ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें सही लग रहा है जो मुझे लग रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है, एक बार देखिए इसको, ओके तो ये मॉडर्न फेज का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक जो मुझे समझ में बता रहा हूँ, एक न्यूक्लियस है जो कि दो इक्वल पार्ट में ब्रेक होता है क्यू प्लस आर में। कह रहे हैं कि इस रिएक्शंस में जो मास डीके होता है दैट इज डेल्टा। तो कह रहे हैं कि बताइए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर इक्वल टू ये होल्ड करेगा। और इस क्यू की फाइनल वेलोसिटी आर की फाइनल वेलोसिटी का रेशियो एम और आर का मास और इस पे डिपेंड्स करेगा। मोमेंटम ऑफ क्यू इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ आर इक्वल्स टू दिस होल्ड करेगा म्यू रेडियस मास से, ठीक है। चलिए बताता हूँ इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे। ये कह रहा है पी टू क्यू जा रहा है ना, पी से क्यू जा रहा है, क्वेश्चन पी से क्यू प्लस आर में जा रहा है, ठीक है। तो कंफर्म है कि इसमें क्या होगा कि इसका रेस्ट मास और इसका रेस्ट मास सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एम ऑफ क्यू प्लस एम ऑफ आर माइनस एम ऑफ पी दैट इज इक्वल टू डेल्टा, पहला लाइन दिया गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू, इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये पार्ट कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर इज इक्वल टू डेल्टा सी स्क्वायर, ये होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा नहीं करेगा, चलो बताता है इसके लिए। इसके लिए क्या, तो कंफर्म सही तो है कि इस पूरे सिस्टम का जो मास डीके होगा, ठीक है, वो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होगी वो कहाँ जाएगी, क्यू की काइनेटिक एनर्जी प्लस आर की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सही कह रहा है। और इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, इसका जो बी पार्ट कह रहा है दिस वन इज क्यू की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी स्पीड मान लो वी क्यू है और इसकी स्पीड मान लो वी आर है। तो अगर इनिशियली रेस्ट में, अभी पता नहीं मुझे, बट अगर इनिशियली रेस्ट में है, क्वेश्चन में मेंशन है कि इनिशियली रेस्ट में, और नहीं मेंशन है तो डिफॉल्ट केस में रेस्ट में मानते हैं। तो अगर ये रेस्ट में है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, तो जो मोमेंटम क्यू का आएगा दैट मोमेंटम इज इक्वल टू आर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम इक्वल है, इसका मतलब कि मास इंटू वेलोसिटी का टर्म चलेगा। इसका मतलब कि जो q की वेलोसिटी बनेगी, q की वेलोसिटी इज इक्वल टू q का मोमेंटम डिवाइड बाई मास ऑफ q। सिमिलरली r की जो वेलोसिटी बनेगी दैट इज मोमेंटम ऑफ r इज इक्वल टू मास ऑफ r। अब वी क्यू अपान वी आर चाहिए तो वी क्यू अपान वी आर की वैल्यू निकाल लो। जब इसको इसे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा एम आर अपान एम क्यू, तो ये अपोजिट का रेशियो है। इसका मतलब इसका जो सी पार्ट है एम आर अपान एम क्यू, इसका सेकेंड पार्ट भी सही कह रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट में, कह रहा है इसका कि मोमेंटम ऑफ क्यू इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ आर, ऑफ कोर्स सही कह रहा है, मोमेंटम इक्वल होगा। और ये कह रहा है सी अंडर रूट टू म्यू डेल्टा के बराबर होगा एनर्जी के टर्म्स में। तो चल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम की। ओके तो पहला इक्वेशन आपने क्या लिखा, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आपने ये लिखा।
इसको आप यहीं रहने दीजिए। मोमेंटम सी स्पीड का टर्म्स आप इसमें प्लेस कर दीजिए, कैटेगरी का टर्म्स आ जाएगा पी के टर्म। तो ओके, मैं मोमेंटम को पी मान ले रहा हूँ। लेट्स मोमेंटम इक्वल है सबका, दैट इज पी, मोमेंटम पी मान लिया। कैटेगरी क्या होगा, दैट इज पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m3 इज द कैटेगरी ऑफ क्यू, पी स्क्वायर अपॉन 2 mr इज इक्वल टू डेल्टा सी स्क्वायर। इससे पी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसमें आप सब पी स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बनेगा एम आर प्लस एम क्यू अपॉन एम क्यू इंटू एम आर, दिस इज 1 अपॉन डी, दिस इज डेल्टा इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ से आप चाहो तो पी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, पी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू डेल्टा सी स्क्वायर। तो पी अंडर रूट करके बनेगा, इसका मतलब कि उन्होंने जो इस ऑप्शन बता रखा है सी बाहर है, 2 म्यू डेल्टा है, सी बाहर है, ऑफ कोर्स ये भी सही है, इसका सी पार्ट भी करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड पार्ट भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके ठीक है, नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन मिलता है तो